तो आज हमारा मेन डिस्कशन रहेगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे देखेंगे, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा, सरफेस और ये वॉल्यूम देख लेंगे इन सबको। ओके, तो पहले इसका ग्राफ था -2q का। तो इसके केस में +2q -q था। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल, ठीक, ओके। तो पहली चीज, जब +2q के पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और -q के जब पास आएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये चीज है। एंड जब हम लोग इन्फिनिटी को जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होना चाहिए, एंड जब नेगेटिव इन्फिनिटी को भी जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को जाना चाहिए। मतलब एट r टेंड्स टू जीरो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी when r tends to zero electric field should be infinity. Similarly when r tends to infinity electric field should tend to zero. r tending to minus infinity electric field should tend to zero. That. और एक चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड +2q की वजह से इन दिस मिडिल रीजन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन पे होगा, एंड -q के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों का फोर्स जो है वो ऐड होता जाए। एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग एक मिडिल पॉइंट से आगे देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, मिडिल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, तो जो पिंक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कंपेयर टू -q चार्ज। सिमिलरली ऑन द राइट हाफ जो जो +2q चार्ज है उसकी वजह से फील्ड कम होगा कंपेयर टू नेट फील्ड। तो आप पर मिलेगा, एंड बिकॉज राइटवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना हुआ था तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको ऐसा मिलेगा बीच में। ठीक है। अब अगर हम लोग राइट मोस्ट पार्ट इवेलुएट करेंगे तो आपको राइट मोस्ट पार्ट पे +2q की वजह से फील्ड राइटवर्ड मिलेगा, एंड -q की वजह से फील्ड आपको टुवर्ड्स इटसेल्फ मिलेगा। तो ऐसा हो सकता किसी एक पॉइंट में, क्योंकि अगर हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे, मानो एट अ डिस्टेंस ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड 2q अगर आप लिखोगे तो k +2q बाई ये डिस्टेंस r है और हम एट अ डिस्टेंस ऑफ x यहाँ से इवेलुएट कर रहे हैं, तो r + x का होल स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन वुड बी दिस डायरेक्शन, एंड -q की वजह से k q एंड दिस डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब दोनों को ऐड करेंगे ई नेट जो आपको मिलेगा वो k +x का होल स्क्वायर -k³ तो ये कहाँ पे जीरो होता है अगर आप इवेलुएट करेंगे तो ये √2 r + x = 1/x। तो आपको मिलेगा
ठीक है, आपको एक ऐसा डिस्टेंस पे मिलेगा जहाँ पे r/√2 - 1 x की वैल्यू पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जा रहा है। ये x विल बी इक्वल टू r/√2 - 1। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, तो ये आपको क्या कहोगे, इसको आप नल पॉइंट कहोगे। तो अब इस नल पॉइंट के लेफ्ट साइड आप इवेलुएट करोगे, तो आपको वहां पे आप जब इवेलुएट करने जाओगे तो आपको, क्योंकि वो उसको अब तो दोनों माइनस क्यू के, आपको किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, +2q की वजह से या फिर -q की वजह से? +2q की वजह से। क्या लगता है सर +2q की वजह से। -q की वजह से होगा। +2q की वजह से ज्यादा होगा? -q। सोच के बताओ क्यों होगा -q की वजह से? सर डिस्टेंस कम होगा ना इधर। ये इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एंड फिर को इन्फिनिटी पे भी टेंड करवाना है, आखिरी वाला वैल्यू को इन्फिनिटी पे भी टेंड करवाना है। इन्फिनिटी पे टेंड पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग को डिसाइड करना है। सिमिलरली चलो मैं के क्यू 6 का स्क्वायर और 1/√2 so r/x 1/√2 - 1 and this will turn out to be ठीक है। नेगेटिव साइन तो आपको बस ये बताते हैं कि यहाँ पे होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ठीक है, यहाँ पे ये वाले रीजन पे आपको इजी है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, वो डिस्टेंस 2q से पास में होगा कंपेयर टू -2q से। ठीक है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस रीजन पे हमेशा +2q की वजह से ज्यादा होगा कंपेयर टू -q। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर पे आपको लेफ्टवर्ड मिलेगा, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा कहीं पे भी। तो आप यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आपको कर्व मिलेगा नेगेटिव की डायरेक्शन पे, तो ये वाला कर्व हो गया। क्या हो जाएगा, एक रीजन हम लोग को मिलता है नल पॉइंट का। तो एक्स एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही, इसकी वजह से ज्यादा होना चाहिए। तो थिंक करो ऐसा होगा, यहाँ तक तो जाएगा ही, फिर उसके बाद
उसके बाद हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो 2q की वजह से ओवर पावर जाएगा, को हावी कर जाएगा। तो नेट फील्ड आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा जाएगा इधर के बाद। And of course, as r is tending to infinity, e is also tending to infinity. ठीक है, क्लियर है बात? ऐसा आएगा कर्व। ठीक है ना? कोई दिक्कत कहीं पे भी पूछ लो अभी। सर ये राइट वाला ढंग से समझ में नहीं आया। देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ, बीच वाला क्लियर है, ये रीजन 1 वाला? हाँ या ना हाँ बोल सर। दो। हाँ सर ये क्लियर। रीजन 2 वाला क्लियर है। हाँ सर। रीजन 3 वाला में आपको नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जब Q के पास वाले में यहाँ पे, तो एज R इज टेंडिंग टू 0, आपको यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे हम लोग -Q के पास आएंगे तो ये इंक्रीज होता होता हुआ नल पॉइंट पे 0 होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम नल पॉइंट से आगे और बढ़ जाएंगे, तो जो +2q की वजह से, कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, +2q की वजह से डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, -q की वजह से जो इसको अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, हमेशा डोमिनेट कर जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नल पॉइंट के बाद आपको पॉजिटिव के डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसीलिए रेस्ट ऑफ द वे में यहाँ पे ऐसा बढ़। दिस ऑल्सो जस्ट जब r is tending to infinity, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। मुद्दा क्या है आज का? हम लोग, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। पहला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। पहला तो ये समझो कि ये लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। लैम्डा, सिग्मा और रो, ये 3 सिंबल है। ये है लीनियर का, ये है सरफेस का, और ये है वॉल्यूम का। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अर्थात कि अगर आपके पास एक वायर है, क्योंकि ये लाइन है, वायर हमेशा एक लाइन ही हो, तो इस वायर में अगर कहीं पे भी आप एक एलिमेंट उठा लोगे तो इस एलिमेंट पे dq चार्ज आपको देखना होगा। तो अगर इस पे लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस लैम्डा पे अगर आप सिंपली जितना लेंथ आपने लिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वहां पे चार्ज पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सरफेस पता है, मानो कि ये एक शीट है, शीट पे आपने कोई एक पार्ट सरफेस का उठाया हुआ है, तो ये मानो इस सरफेस का एरिया ds है। तो यहाँ पे अगर आपको चार्ज पता करना है, तो अगर आपको दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो आपको इस सरफेस में अगर आपको चार्ज पता करना है, तो आप सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी से उस पॉइंट की उतने पार्ट की चार्ज आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप उतने पार्ट की जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एरिया वाला सेगमेंट उठा रहे हो उस शीट में से, उसकी एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज डेंसिटी पे, तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से अगर आपने डीवी अमाउंट ऑफ निकाला हुआ है, तो इस डीवी अमाउंट में चार्ज आपको पता करना है, तो आप वॉल्यूम चार्ज में उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। क्योंकि ज्यादा कुछ
ये चीजें आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी करा होगा, सेंटर ऑफ मास में भी करा होगा, आप ये सब जगह पर करा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला वाला पार्ट। पहले तो हम लोग फाइनाइट वायर के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग केसेस लेकर बाकी सारा कुछ डिटरमाइन कर देंगे। फाइनाइट वायर, मानो कि ये मेरा वायर है, फाइनाइट है, जिसका लेंथ है L और जिसपे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा का, और आपको एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस फाइनाइट वायर जिसपे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और लेंथ L है। आपको एक पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जो इसके फ्री एंड है उनको P पॉइंट पे ज्वाइन करोगे, और जो डिस्टेंस है उसको मान लो आप क्या लिखते हैं इसको हम लोग DL, इसको मान लो हम लोग B लिखते हैं, ठीक है, इसको B ले लेते हैं। ये L छोड़ो, इसको ही L लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको L लेते हैं, हम लोग को लेंथ ऑफ दी फाइनाइट वायर हम लोग को जरूरत, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन फील्ड बताना है ड्यू टू अन फाइनाइट वायर जिसपे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाओगे और आप कहोगे कि फ्रॉम दिस लेंथ वाला जो है ये एंगल अल्फा है और ये दूसरा एंगल बीटा है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये ध्यान से याद रख लेना, ये ऐसे ही हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करने वाला है। क्या करेंगे, पहले हम लोग एक फाइनाइट एलिमेंट, इनफाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, पहले हम लोग इनफाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लेंगे। फिर इस स्मॉल एलिमेंट में हम लोग इन स्मॉल एलिमेंट में हम लोग कितना चार्ज है डिटरमाइन करेंगे। मतलब DQ डिटरमाइन करेंगे। इस ये DQ डिटरमाइन करने के बाद हम लोग इस DQ के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेंगे ड्यू टू DQ एट रिक्वायर्ड पॉइंट। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड पॉइंट। फिर क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व DE into टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। तो फिर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सिमेट्री, सिमेट्री करेंगे। सिमेट्री आइडेंटिफाई करने के बाद देखेंगे कि कौन सा कैंसल आउट कंपोनेंट्स टू कैंसल आउट फील्ड कंपोनेंट्स, ठीक। हम लोग सिमेट्री आइडेंटिफाई करके फील्ड कंपोनेंट्स को कैंसिल करवाएंगे, देखेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। और जो फील्ड कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट रेस्ट ऑफ फील्ड कंपोनेंट्स, ये अप्रोच रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो ये अप्लाई कैसे कर रहे हैं सब कुछ। तो मेरा ये वायर हुआ, ये पॉइंट P हुआ, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ L है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। मैंने एक एलिमेंट ले लिया है यहाँ पे जिसका डिस्टेंस, ओके, मानो कि
एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला मेरा ओरिजिन है। तो ये जो एलिमेंट लिया हुआ है मैंने, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ y है, और इस एलिमेंट का लेंथ dy है, और ये एट अ डिस्टेंस ऑफ r है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अ पॉइंट p, एंड इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक्स एक्सिस से थीटा है, और ये एंगल डी थीटा है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके वजह से, इस एलिमेंटल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कैसा? अलोंग दिस लाइन। फिर ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डीई। इसको क्या करेंगे? इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई एक्स विल बी डीई cos theta, and vertical component dEy will be dE sin theta. Now, अब हम इसमें सिमेट्री आइडेंटिफाई करेंगे। सिमेट्री आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आप इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि अभी हमने ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करा हुआ है, सिमिलरली अगर मैं y डिस्टेंस पे एक पॉइंट आइडेंटिफाई करूं, सेम y डिस्टेंस पे एक पॉइंट आइडेंटिफाई करूं, तो ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस पे। बट अगर वैसे ही सिमेट्री हम लोग डिटरमाइन करते जाएं, तो मेरा रॉड तो यहां से लेके यहां तक ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये पॉइंट वायर के, और एक्स एक्सिस जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये पॉइंट वायर के साथ, वो दोनों डिफरेंट है। तो मेरा जो लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के नीचे जो लेंथ है, वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर मैं बोलूं कि मेरा जो वायर है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब ये पॉइंट P है, और दोनों यहाँ पे हाफ लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे भी हाफ लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर, तब जाके अगर आप यहाँ का एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो सिमिलरली सेम डिस्टेंस पे आपको एक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप हो जाएगा, ये डी हुआ, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप हो जाएगा, एंड दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, कैंसिल आउट कर जाएगा। तो इस केस में सिमेट्री है कब? जब एक्स एक्सिस के ऊपर सेम लेंथ और एक्स एक्सिस के नीचे जो लेंथ है दोनों बराबर है। बट अभी के केस में क्योंकि मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है पॉइंट P, वो ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर उस वायर के साथ जो लेंथ सबटेंड कर रहा है, और एक्स एक्सिस के नीचे जितना लेंथ सबटेंड कर रहा है, वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल अल्फा और एंगल बीटा भी डिफरेंट है। इस केस में एंगल अल्फा और एंगल बीटा दोनों सेम है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बट यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो सेम एंगल चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में सिमेट्री नहीं है, तो दोनों कंपोनेंट्स आपको लेने होंगे। जब आप आखिरी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली, जब हम लोग आखिरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रेट में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स निकालेंगे, तो हम लोग को बेसिकली डी ई एक्स cos थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट y डी ई वाई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा ना। अब काम है कि डी ई एक्स निकालना और डी ई वाई निकालना। हम जब निकालेंगे तो सिंपल 1/4πε0, इतने चार्ज की वजह से जो यहाँ पे चार्ज है इतने एलिमेंट में, इतने एलिमेंट में जो चार्ज है वो आपको लेना है। वो कैसे लोगे? वो कहते हो कि
डी क्यू बोलो, डी क्यू इज द यहाँ, तो अगर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैं उसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं दिस, जो कि यहाँ पे रिसाइड कर रहा होगा, तो ये जो डी क्यू है ये यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा। भाई कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, कहाँ से, पॉइंट पी से, तो हो गया एक्स कंपोनेंट तो cos थीटा वाला कंपोनेंट है, तो cos थीटा ले ली, 1/q बाई स्क्वायर ले लो, क्लियर है। फिर मानो कि सिर्फ इसको हम इवेलुएट कर रहे हैं, इसको अभी भूल जाते हैं, इसको हम लोग बाद में आएंगे। सो E is integral of dEx, which is integral of 1/4 pi epsilon naught dq by r square cos theta. And what is dq? dq is lambda times of dy. And what is cos theta? Cos theta, देखो ये y के और ये l है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, l बाई आर, ठीक है। ठीक है, हम इसको थीटा में क्योंकि ज्यादा आसान है, सही से रहने दो। अब और एक चीज देखो, इसी ट्रायंगल से हम ये बोल सकते हैं y बाई आर इज साइन थीटा। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy को, तो r तो and sin theta d theta, ठीक है, 1/epsilon lambda r cos स्क्वायर d थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा यहाँ पे r और l के बीच में भी रिलेशन है, l बाई आर मैंने अभी बताया था, इट इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ r बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो l by cos क्यूब थीटा। कुछ गंडगोल हुआ है क्या यहाँ पे? cos थीटा का कंपोनेंट लिया हुआ हमने क्यू, ये किया हुआ है क्या आप लोगों ने पहले, या फिर पहली बार देख रहे हो? dx फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, कोई नहीं, तो ध्यान से देख लो, एक बार फिर से करते हैं, ये सब छोड़ो। तो आप लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किया नहीं अभी तक? फोर
now epsilon naught is, so this is L, this is R, and this is Y, so this is theta, and of course Y by R लेने की जरूरत है, Y by L ले लेते हैं, Y by S2 tan theta and dy will be equals to secant square theta d theta। वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे और दूसरा वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे which is L by R is equal to cos theta। ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ जो dy के पर मैं लिखता हूँ secant d थीटा स्क्वायर की जगह पर लिखता हूँ बाई, फिर यहाँ पे cos थीटा भी आ जाए। तो सिमिलर अब जब सर आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। तो आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है बीच क्या? बीच में, हाँ सर, रुक रुक के आ रहा है। हेलो, रुको चेंज अपने फोन के साथ। हेलो, अभी आ रहा है आवाज ठीक से? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब cos स्क्वायर थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड स्क्वायर थीटा के साथ, तो दोनों प्रोडक्ट वन दे देगा, मतलब ये cos स्क्वायर थीटा और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा दोनों का प्रोडक्ट वन दे देगा, और ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे cos थीटा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सो आपको जब EX निकालना होगा तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे DEX को, which will be equal to 1/4 pi epsilon naught lambda by L cos theta d theta। एंड कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा एंड सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन बीटा। एंटी क्लॉकवाइज अल्फा घुमाएंगे और क्लॉकवाइज बीटा घुमाएंगे, तो माइनस अल्फा से बीटा तक। तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कहां से कहां तक? माइनस अल्फा से बीटा तक। सो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन ओके, माइनस बीटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी एक डायरेक्शन हम लोग को नेगेटिव ही लेना है। तो ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया EX। सिमिलरली EY अगर हम लोग निकालेंगे, EY will be equal to integral of TEY will be integral of 1/4 pi epsilon naught lambda dy by r square sin theta, which is 1/4 pi epsilon naught lambda dy को फिर से हम लोग लिखेंगे कैसे? L secant square theta
डी थीटा, और आर को लिखेंगे एल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये आपको दे देगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एल साइन थीटा डी थीटा। अब ये फिर अल्फा टू माइनस बीटा इंटीग्रेट कर लो, तो आपको नेट ई वाई फिर से मिल जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ कॉस थीटा अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू चला जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस ऑफ अल्फा, ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली ये आपको आ जाएगा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, माइनस साइन तो डायरेक्शन ही बताता है, तो ये आपका नेट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नेट ई कैसा कैसा आ रहा है, आपको ई एक्स आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दोनों का डायरेक्शन ऐसा आएगा। अगर ये इनफाइनाइट है, ये दोनों जोड़ रहा है, ये डिस्टेंस एल पे, इस पे लैम्डा है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इस डायरेक्शन में आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई इस डायरेक्शन में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक बता दो, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट भी है। ठीक है, समझ में आई ये चीज, क्लियर है? कहीं पे भी प्रोसीजर में कोई दिक्कत हो पूछ लो अभी। यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कोई प्रोसीजर, ये वाला आप हर जगह पर फॉलो करोगे, जो प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग हर जगह पर यही फॉलो करेंगे। तो अगर इसी चीज को अगर एक्सटेंड किया जाए, जैसे कि इधर आओ, केस अगर लेते हैं हम लोग, क्या केस लेंगे, केस 1 इनफाइनाइट वायर करते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए दोनों एंगल π/2 हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला आपका फाइनाइट वायर है, तो दोनों पॉइंट्स आपको अल्फा और बीटा दे रहे थे। जब वायर इनफाइनाइट हो जाएगा, दोनों जगह से एक्सटेंड इन्फिनिटी को जा रहा है, तब पॉइंट पी पे आप अगर एंगल इवैल्यूएट करोगे तो ये एकदम इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये जो एंगल आप टेंड कर रहा होगा यहाँ से, ये वाला π/2 हो जाएगा और ये वाला भी π/2 हो जाएगा। सो दोनों π/2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल। और जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, ई एक्स वुड बी λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आएगा। डायरेक्शन ये ई वाई λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस π/2 माइनस कॉस π/2, ये आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको जब इनफाइनाइट केस में, तब आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए 0 हो जाएगा।
तो कभी भी अगर आपको इन्फिनाइट वायर दिया हुआ है इस तरीके से कि इन्फिनाइट वायर है और आपको एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, तो आप कहोगे कि वो एकदम सीधा जा रहा है जिसकी वैल्यू है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब जब मैंने आपको ग्राफ बता दिया है कि ग्राफ कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सर ग्राफ, हाँ सर इसमें रुक तो जा रुक ऊपर जा, आया था ग्राफ देख, इधर ग्राफ देख लो उसके बाद। ठीक है, ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा है कैसे, E is proportional to 1/L। जितना जितना दूर जाते रहोगे, at as L is tending to 0, E is tending to infinity, and as L is tending to infinity, E is tending to 0। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। हाँ बताओ, ऊपर क्या डेरिवेशन हुआ, में तो साइन क्या साइन लिखा, अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आया था ना। माइनस साइन बिटा दो क्या, अरे यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस होगा ना, and is यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, बेसिकली ये मुद्दा ये था कि फॉर एग्जांपल होता ये है, एंगल जब हम मेजर करते हैं एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लिया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ये, एंड अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अल्फा मेरा, अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अल्फा को मेजर करने जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो मैं उल्टा ही ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। एंड क्लॉकवाइज जब यहाँ से मेजर करने जाएंगे, अल्फा वाला क्लॉकवाइज है ना, अल्फा वाला क्लॉकवाइज है और बीटा वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो बीटा माइनस जाएगा और अल्फा पॉजिटिव जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है एंड ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव होगा एंड बीटा माइनस होगा। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो अल्फा और माइनस बीटा तक जा रहा है, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे माइनस बीटा तक जा रहा है। तो जब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करा और फिर लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करा, तो आपको नेट जो है वो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा आएगा। बेसिकली माइनस साइन तो डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है, तो इतना वैल्यू नहीं रखता। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा और माइनस बीटा है, अल्फा और माइनस बीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस बीटा एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस अल्फा, सही है ना ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, बेसिकली यहाँ पे माइनस आना चाहिए, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
dx cos थीटा ले लिया है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है, हम लोग एंगल अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, बीटा नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ठीक है, इतना पार्ट तो डिफरेंशिएशन भी सही किया हुआ है, एल सेकेंड स्क्वायर थीटा सब सही है, सही है, सही है। ठीक है यहाँ तक तो। फिर यहाँ पे साइन थीटा आया है, cos थीटा में d थीटा sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, जब हम इसे प्लांट करेंगे cos ऑफ माइनस थीटा इज sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा ना, एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, यही होता है। तो sin ऑफ माइनस थीटा माइनस cos ऑफ माइनस थीटा, कहाँ पे पंगा हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, उस पर बाद में आएंगे। एक बार यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर केस 2 होता है, कोई दिक्कत मुझे बताना, बट एक्सप्रेशन ऐसा आता है, ठीक है, कॉस ऑफ, यहाँ पे माइनस होगा, एक्सप्रेशन ऐसा आता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा आता है, हम आते हैं उस पर। फिर अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होता है, सेमी इनफाइनाइट अर्थात एक जगह से तो लिमिटेड है, दूसरे जगह से इनफाइनाइट को जा रहा है, और अगर एट अ डिस्टेंस एल हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इस पॉइंट पी पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एक्स डायरेक्शन में लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो एक डायरेक्शन पे आपको एंगल पाई बाई 2 मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन पे एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एक्स डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 will be equal to lambda by 4 pi epsilon naught L, and EY lambda by 4 pi epsilon naught L cos of pi by 2 minus cos of 0, this is 0। तो आपको ये पे lambda minus 4 pi epsilon naught L आ रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्योंकि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको x ऐसा आएगा और EY ऐसा आएगा, EX और ये EY है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ठीक है, ये दो केस है, फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट, इसके बारे में ना क्वेश्चन बनता है इस पे। क्वेश्चन बनता है इस पे कि ऐसा कर्व है, दो वायर्स हैं, दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एक वायर से एल डिस्टेंस पे है, दूसरे वायर से 2l डिस्टेंस पे है। इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बताना है कितना है, कोशिश करो। इनफाइनाइट वायर्स है,
अच्छा जी, 1 मिनट पॉज लेगा सब लोग। इधर आओ, देखो गलती कहाँ हुई है, दिख गया मेरे को। इधर आओ, सब लोग को आवाज आ रही है? हाँ या ना, रिस्पॉन्ड करो। यस सर। देखो भाई मामला कैसा बन रहा है। आपको आखिरी वाला पॉइंट क्या था कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है ना, मामला कि इंटीग्रेट करना है पूरे में कैसे जा रहा है। तो आप जब इंटीग्रेट करते हो तो मेरे को यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। तो मेरे को माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक एंगल लेकर जाना है, ठीक है। तो जो मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट्स होगा वो उस तरीके से आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। क्या? माइनस बीटा से अल्फा तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। तो अल्फा माइनस बीटा से अल्फा तक, ठीक है। हाँ, तो ये जाएगा ऊपर, cos थीटा। तो पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे अपर लिमिट, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे लोअर लिमिट, है ना। तो माइनस ऑफ दिस ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इवेंचुअली ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा से अल्फा तक, लिमिट्स का ही सोचा था, माइनस बीटा से अल्फा तक। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट अल्फा का, फिर लोअर लिमिट यहाँ पे इसका। तो ये आपको इवेंचुअली दे देगा cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, ठीक है। क्लियर है अभी? आई थिंक अब सब क्लियर है। तो इवेंचुअली रिजल्ट आपको यही याद रखना है। इसमें देखो आपको पता है एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1 मानो, इसके वजह ऑपोजिट वाले की वजह से भी अट्रैक्टिव होगा इस डायरेक्शन पे। E2 मानो, E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L है, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। एंड E2 की लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L हो जाएगा, और इसकी भी डायरेक्शन इधर होगी। तो ई नेट आपका ऐड हो जाएगा दोनों, E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। एंड नेट डायरेक्शन आपको इधर ही मिलेगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अगर मानो कि एक कर्व दिया हुआ है, नेक्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोग रिंग पे देखते हैं। किस पे? रिंग पे। रिंग तो हो जाएगा ऐसा सर्कुलर वाला रीजन ना। पहले तो आप देखो इसका एक पार्ट पे आर्क ऑफ द रिंग, आर्क ऑफ द रिंग पे देखते हैं। उसके बाद हम लोग रिंग पे एक्सट्रापोलेट कर लेंगे। मानो कि ऐसा है, आर्क ऑफ द रिंग ऑफ अ रेडियस आर, कितना एंगल है? थीटा का एंगल बना रखा है, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे इतना, जो एंगल बोलेंगे
यहाँ से एंगल सबटेंड कर रहा होगा डी थीटा का, ठीक है। ये अल्फा ले लो, ये यहाँ से अल्फा है, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू पे, लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा और लेंथ कितना हो जाएगा आर डी अल्फा, ये इतना चार्ज हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा। और एक चीज इसमें गौर करने वाली होती है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि ऐसा ही एलिमेंट, जो एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया हुआ सेम एलिमेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। सेम एंगल इतने अल्फा पे आपको यहाँ पे भी मिलेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल फील्ड कैंसिल कर जाएगा और दोनों का वर्टिकल फील्ड एड अप कर जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल करके एंड दोनों का वर्टिकल फील्ड एड अप कर जाएगा। तो आप जब एंगल को इक्वेट करेंगे, लिमिट्स में लगाएंगे, तो आप अल्फा को कहां से कहां तक लेकर जाएंगे, 0 से थीटा बाई 2 तक, ठीक है। तो अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, DE will be 1 by 4 pi epsilon naught DQ by R square, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ठीक है। तो ये 1 by 4 pi epsilon naught lambda times of R T alpha R square। अब ये D का कंपोनेंट हम लोग लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, अल्फा अल्फा, नया डायग्राम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये एंगल इसका अल्फा बना रहा है, ये इसके अलोंग दी लाइन है, ये इसका वर्टिकल लाइन है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ये ओके ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये एंगल अल्फा नहीं लेते हैं, हम ये एंगल अल्फा ले लेंगे, तो हम लोग को ये एंगल अल्फा मिल जाएगा, और ये एंगल स्टिल डी अल्फा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा हो गया, तो अगर ये डी हुआ तो ये डी कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये डी साइन अल्फा हो जाएगा, और सिमिलरली ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा इधर भी जो होगा, और आपको नेट कॉस अल्फा ही मिलेगा। सो आपको जो डी ई है वो आपको इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ डी ई कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे, 2 डी हो जाएगा 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी अल्फा बाई आर, क्योंकि आर 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 कैंसिल हो गए, और डी अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, और इसको इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से करेंगे, अल्फा को यहाँ से इसके 0 से लेकर यहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 0 से लेके हम लोग थीटा बाई 2 तक लेकर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, कॉस ऑफ अल्फा का इंटीग्रेशन अगेन साइन ऑफ अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा बाई 2 तक, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वुड बी along the angle bisector, ये याद रख लेना, ठीक है। along the angle bisector माने
ये वाला नेट को फील्ड आ रहा था इस डायरेक्शन पे, अगर ये रिंग हुआ तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये θ/2 था, ये θ/2 था, और इसका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। थोड़ा सा नीटली बना लेते हैं यहाँ पे। ये अगर है, ये आर्क है आपका, आर्क ऑफ द रिंग, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल θ/2 है, ये एंगल θ/2 है। तो अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है और ये रेडियस आर का है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड इतनी होगी, राइट। अब अगर ये पूरा रिंग तक चला जाता है, ठीक है, ये किसके लिए हुआ, ये आर्क ऑफ द रिंग के लिए हुआ। अब मानो इस पे हम केसेस बना सकते हैं। केस क्या है पहला, मानो कि एक क्वार्टर है, क्वार्टर ऑफ अ रिंग है, क्वार्टर ऑफ रिंग है। तो क्वार्टर ऑफ द रिंग मतलब π/4 एंगल बनाएगा, सॉरी π/2 एंगल बनाएगा क्वार्टर ऑफ द रिंग मतलब, ठीक है ना। सो थीटा क्या है यहाँ पे, π/2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, λ/2πε0r साइन θ/2 है तो π/4 है। सो ये λ/2√2πε0r हो जाएगा। इसे याद रख लो। किसके लिए है ये, क्वार्टर ऑफ द रिंग के लिए है। फिर आप बोलो कि सेमाई रिंग है, सेमाई रिंग कैसा हो जाएगा, आधा रिंग, आधा रिंग पे भी रेडियस आर है, इस पे इसका एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें λ/2πε0r साइन क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज थीटा, पाई। बताओ, पाई। तो π/2, तो λ/2πε0r। ये हो गया सेमाई रिंग के लिए। पूरा रिंग के लिए, पूरा रिंग के लिए, पूरा रिंग के लिए क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो गया पूरा रिंग के लिए, 2 पाई। 2 पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r साइन ऑफ 2π/2। तो साइन ऑफ पाई कितना हो जाता है, ये क्या हो जाएगा वैल्यू, बताओ। 0। 0। क्यों होगा, फिजिक्स समझो। यहाँ पे मानो आपने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो इसका वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिल जाएगा। तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी आपको सेम चार्ज, यहाँ पे अगर आपको लैम्डा चार्ज डेंसिटी का dq चार्ज आपको मिल रहा है, तो उसके सेम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पे भी आपको सेम चार्ज मिलेगा। तो उसका फील्ड ऐसा होगा, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों इक्वल कैंसिल आउट कर दोगे। कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो उसके एलिमेंट के ऑपोजिट पे आपको एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा होगा। तो वो सारे के सारी वजह से फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो electric field at the center of the ring is 0. Now अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center of the ring. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये देखो, मानो कि ये रिंग है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। अब यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
इस पे कितना है, लैम्डा चार्ज हमने दे रखा है, ठीक है। मानो लैम्डा तो छोड़ो, अब यहाँ पे जरूरी हो जाता है, कैपिटल क्यू चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बताना है, तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट ले लोगे, एलिमेंट की वजह से आप बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानो कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये मानो कि आर है, और ये वाला ऑफ कोर्स रिंग का रेडियस आर है। सिमिलरली आपको एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट भी मिलेगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऐसा होगा, और फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इस DE का और इस DE का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं DEY और DEY दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 2dx की तरह ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका मुद्दा ये है कि dx निकालना है। DEX क्या है, DE का cos थीटा है। DE क्या है, DE is 1/4 pi epsilon naught DQ by कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो R स्क्वायर एंड cos थीटा। ना DQ क्या है, DQ उस एलिमेंट पे देखना, अगर मानो कि टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली लेंथ पे, लेंथ कितना है उस रिंग का, 2 पाई कैपिटल R, और कितना स्मॉल लेंथ आप ले रहे हो, मानो कि ये स्मॉल लेंथ आपने DL का ले लिया हुआ है, ठीक है, ये स्मॉल लेंथ आपने DL ले लिया हुआ है, तो इतना आपका चार्ज हो जाएगा DQ की वैल्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। cos थीटा, cos थीटा अगर ये है, थीटा अगर ये है, आप ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x by r, so cos theta is x by r, and r को भी हम लोग in terms of known quantities लिख सकते हैं, q by 2 pi r dl x by r cube। r को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, क्योंकि ये ट्रायंगल है अगेन, तो x इज दी डिस्टेंस, ये r मेरे को पता है, तो r को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अंडर रूट। नाउ मेरा यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ, अब जब मैं Ex को निकालने जाऊंगा तो इट विल बी इंटीग्रल DEX, तो नेट ही मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, Ex छोड़ो, नेट E is 2E dx, and this is 2TE cos theta, which is twice of integral 1/4 pi epsilon naught q by 2 pi r dl x by x square plus r square रूट 3/2। तो यहाँ पे भैया वेरिएबल क्या है बताओ, क्या चीज वेरी कर रही है, r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, वेरी जो है वो l है। l कहां से कहां तक वेरी कर रही है, l वेरी कर रही है 0 से लेके 2 पाई r तक, ठीक है, पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो मैं इधर पे इसको लिख सकता हूँ q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जब इंटीग्रेशन होगा तो dl का अच्छा छोड़ो, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट 3/2, जब 1/2 पाई आर बचा हुआ है मेरा, और जब इंटीग्रल हो जाएगा dl का 0 से लेके 2 पाई आर तक, तो आपको ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये आपका एट अ डिस्टेंस ऑफ x आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है।
ठीक है, कैसे किया कोई डाउट एक बार देख लो, बैठ के थोड़ा सा आराम से देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत पूछ लेना। कोई दिक्कत कहीं पे भी? सर यहाँ तो फर्स्ट ही स्टेप पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब तो कांस्टेंट ही था डीक्यू को छोड़ के। हाँ बस मैं कर नहीं रहा था, आखिरी तक लेकर गया, क्या है कि इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ पे कर तो थे, मतलब वो अब जब आपको पता चल गया करके आप कह पा रहे हो ना। अभी अभी देखो यहाँ पे मैंने, क्योंकि जब ये बता रहा था मैं, तो मेरा आखिरी स्टेप था यहाँ पे इंटीग्रेशन का ना, तो इसीलिए मैं आखिरी पे इंटीग्रेशन कर रहा था। बट आप फर्स्ट स्टेप पे ही, यू आर वेरी वेल राइट, फर्स्ट स्टेप पे ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन विल बी along the axis of the ring। ठीक है, डायरेक्शन would be along the axis of the ring। कोई दिक्कत किसी को कहीं पे भी, कैसे भी, कोई इंटीग्रेशन में कोई तरीका समझ में ना आया हो? तो इसमें भी जब आप x को 0 डालो, जब x को 0 डालो तो e क्या आ रहा है, क्या आ रहा है e? 0। तो x 0 मतलब क्या हो रहा है, रिंग का सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले रिजल्ट के साथ ये अग्री कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये इसमें और एक पॉइंट है, अगर मानो कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग है, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर नेगेटिव चार्ज ऑन दी रिंग है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्शन? इसका अपोजिट। अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और हम इससे क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ई को 0 होना है ना, लेकिन ये टर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। बट जब आप इसको बायनोमियली एक्सपैंड करके देखोगे, जब आप इसको बायनोमियली एक्सपैंड करके देखोगे, तब भी आपको ई 0 आएगा। बायनोमियली एक्सपैंड करने का मतलब है, छोड़ो अब उतना मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, नहीं तो मैं आपको बता सकता था, बट मैथ्स में भी नहीं जाते हैं। बट एट इन्फिनिटी भी 0 ही होता है। क्यूरियोसिटी है तो बता दूंगा बाद में। मुझे ये बताना है, अब आप देखो ई मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है बताओ जल्दी, एक्स की कौन सी, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और एक्स की कौन सी लोकेशन पे ई मैक्सिमम हो रहा है, मतलब क्या करोगे, क्या करोगे, मुझे ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएट हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, एक्स। हाँ, और इसको इक्वेट करोगे 0 को, करो और बताओ कहाँ पे हो रहा है।
अच्छा हाँ, और एक चीज, जब हम यहाँ पे लिमिट 0 से 2 पाई r तक ले लिया हुआ है हमने, तो यहाँ 2 लेने की जरूरत नहीं है। या तो मैं या तो मैं लिमिट को पाई r तक लेके ट्वाइस करूं, या तो मैं लिमिट को 0 से 2 पाई r तक ले लिया है, तो फिर तो ट्वाइस लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 2 पाई r तक लिमिट लिया हुआ है ना, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। चलो डिफरेंशिएट करके बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। x की वैल्यू आपको आनी चाहिए r/√2। इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए r/√2 तक, प्लस और माइनस r/√2। चलो जल्दी निकालो और बताओ। और ई मैक्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आया आपका आंसर? यह है ई मैक्स की वैल्यू। तो इसका आगे बढ़ूं या फिर अभी भी कर रहे हो? हेलो। नहीं सर, हो गया सर। ई मैक्स का वैल्यू भी इतना आना चाहिए। ठीक है, देख लो इधर, सुन लो, क्लास खत्म करने का टाइम आ गया। ई मैक्स के वैल्यू ये है, तो अब समझो, अगर मैं, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, अगर मैं y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करूं और x एक्सिस डिस्टेंस में रखूं, और मैं यहाँ पे रिंग को रख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं x के आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे बढ़ रहा हूँ, तो ये देखने को मिल रहा है एट x इक्वल्स टू -r/√2 एंड एट x इक्वल्स टू प्लस r/√2, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होते हुए दिख रही है। और एट x इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। एट x इक्वल्स टू +r/2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अगर इस पे प्लस चार्ज है तो इधर होगी, एंड लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन इधर होगी। तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो से बढ़ता हुआ यहाँ पे मैक्सिमम होता हुआ लग रहा है, एंड फिर डिक्रीज कर जाएगा, एंड फिर इधर पे भी आपको जीरो बढ़ता हुआ, फिर आपको यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कर्व ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये ग्राफ ड्यू टू रिंग है, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, ये आपको ऐसा मिलेगा। और ये मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ जो वैल्यू दी हुई है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लेना, होमवर्क है। नहीं होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक नेगेटिव क्यू चार्ज को मैं इसके सेंटर पे रख रहा हूँ, एट सेंटर ऑफ रिंग। इक्विलिब्रियम पे है अगर इसे सेंटर पे रखा हुआ है मैंने, तो है ना? है, होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम पे? यस सर। अब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, इट इज
displaced along x-axis. Find the type of motion and time period. ऑफ कोर्स आपको इससे पता चल जाना चाहिए, अगर मैं टाइम पीरियड पूछा हुआ है तो मोशन जो है वो एसएचएम है, तो आपको प्रूफ करना है कि एसएचएम कैसे है, और अगर एसएचएम है तो फिर टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार ये दो चीज पढ़ना। हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने आज ड्यू टू फाइनाइट वायर देखा, इनफाइनाइट वायर देखा, और सेमी फाइनाइट वायर देखा है, और फिर हमने आर्क देखा है, फिर सेमी रिंग देखा है, और फिर रिंग भी देखा है। ठीक है, इसके वजह से, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में बताना क्या होता है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद रख लो, ई वाई एक्स डायरेक्शन है, माने ये ई वाई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, डायरेक्शन y। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए ई वाई 0 हो जाता है और ई एक्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो जाता है इन दी एक्स डायरेक्शन। सेमी फाइनाइट वायर के लिए ई वाई हो जाता है माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये इधर की डायरेक्शन पे, एंड ई वाई हो जाता है, ई एक्स हो जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे। ठीक है, मतलब अगर ये इनफाइनाइट वायर इधर की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है और आपको एट पॉइंट पी बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स ऐसा होगा और इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई ऐसा हो जाएगा। और रिंग के लिए, आर्क के लिए क्या होता है, अगर एक आर्क है जो कि एंगल थीटा रखता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एंगल बाइसेक्टर पे होता है, जिसकी वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या है, इसका रेडियस है, साइन थीटा बाई 2, एंड क्या है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो जाता है। और अगर आप रिंग देखते हो, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर, ये चीजें याद रख लो, है ना, आप लोग को डायरेक्टली यूज करने के लिए आना चाहिए। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर x बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो r नहीं होगा ना यहाँ पे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई, ये r नहीं होगा। ठीक है, ये वाला एट अ डिस्टेंस ऑफ x। कूल है, इतना हो गया, ये चीजें याद रख लेना। आप थोड़ा रिवाइज करके आ जाओ डेरिवेशन का, और हम लोग जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। कोई डाउट्स होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो।